हम सीसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो देख रहे थे, और इसमें हम ये ट्राई कर रहे थे कि हमारी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए सीसेट में वो 90% होनी चाहिए। मीन्स हमें अराउंड 50 से 55 मार्क्स हमें सीसेट से लेकर आना है, और 10 to 12 क्वेश्चन या इवन 10 क्वेश्चन हमें कहाँ से सॉल्व करना है, हमारे रीजनिंग और कुछ नंबर सिस्टम से। और ऐसे अप्रोच फॉलो कर कर हमें सीसेट को क्लियर करना है, क्योंकि अभी हाल के फिलहाल के कुछ ईयर्स में अगर हम देखें तो सीसेट बहुत हार्ड होता जा रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो सीसेट में नहीं क्लियर कर पाते, उनका जीएस में चाहे 100+ मार्क्स भी हो जाए तब भी वो अनक्लियर ही होते हैं, तब भी वो मेंस नहीं लिखने को पाते। तो अभी टाइम है, इंप्रूव कर लीजिए। और ये 90% एक्यूरेसी केवल बोलने के लिए नहीं, चलो करके देखते हैं, ठीक है, कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो होने वाली। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, तो वहाँ प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, और अब हम ये देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बात मैं आपको इससे स्टार्ट होने से पहले बता दूं, कि जो जिसमें अजम्पशन पूछा गया होगा उसमें हम अपने जीएस का नॉलेज लगाने से बचेंगे। मतलब हम अप्लाई नहीं करेंगे जीएस का नॉलेज जिसमें अजम्पशन पूछा गया होगा। यही ट्रिक है कि अजम्पशन वाले में हम जीएस का नॉलेज नहीं अप्लाई करेंगे विदाउट पूरा पैसेज पढ़े हुए। अगर अजम्पशन पूछा गया तो पूरा पैसेज पढ़े हुए जीएस का नॉलेज नहीं अप्लाई करेंगे, और अगर अप्लाई करना होगा तो सिर्फ उसी स्टेटमेंट में करेंगे जो स्टेटमेंट बिल्कुल अपसर्ड होगा, मतलब इतना अपसर्ड कि मतलब यू इवन कैन नॉट थिंक दैट कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन आइदर इन केस ऑफ इंडिया, और यूपीएससी विल डू दीज थिंग्स। ओके, तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देता है यूपीएससी कि जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अपसर्ड है, तो आप जीएस हम अप्लाई करेंगे, नहीं तो अजम्पशन का अगर जहाँ पर पूछा गया वहाँ हम जीएस का नॉलेज नहीं अप्लाई करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम अजम्पशन चाहे जो क्वेश्चन पूछा गया हो सब में आपको जीएस का नॉलेज अप्लाई करना है। पहले ऑप्शन देखेंगे, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, और कुछ कीवर्ड को मार्क्स करते चलेंगे कि ये मार्किंग कीवर्ड हमारे माइंड में रहना चाहिए जब हम पैसेज पढ़ेंगे तब। ठीक है, यही हमारा अप्रोच होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पर देखना चाहिए, स्टार्ट कर देते हैं। 11 नंबर है, इससे पहले और जो क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर दिए। क्रिटिकल और क्रूशियल मैसेज पूछा गया है इसमें, मतलब यहाँ पर आपको ऑथर का सेंट्रल या क्रक्स ऑफ द पैसेज पूछा गया है, तो यहाँ पर हम जीएस अप्लाई करेंगे। ओके, ये आप पूरा ये ट्रिक याद रखें कि कहाँ जीएस अप्लाई करना है कि ना कहाँ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, और एक ऑप्शन देखेंगे। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है कि सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज इज अनसर्टेन, मतलब कह रहा है कि कोई सर्टेनिटी नहीं है टेक्नोलॉजी चेंज में। कितनी सारी टेक्नोलॉजी चेंज, अगर ये जीएस में आपके ऑप्शन आता तो क्या करते आप, इसको गलत ही मार्क करते। ठीक है, अनसर्टेन है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, अभी हम देख भी लेंगे कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी का पूरे पैसेज में बात किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या सी देखिए क्या कह रहा है कि वेटिंग टू डील विद द कार्बन इमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटेजी। ये निगेटिव नहीं है स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी का वेट करना और क्लाइमेट चेंज के लिए कोई स्टेप ना लेना ये एक अच्छा स्टेप नहीं है, एक अच्छा वे नहीं है टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल पॉजिटिव से भरा हुआ स्टेटमेंट से। ठीक है, फिर कह रहे कि द ओनली सोल्यूशन है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए क्लाइमेट चेंज से। ये बिल्कुल नहीं हो सकता ना, जीएस का नॉलेज अप्लाई करेंगे हम। फिर कह रहे हैं कि बिजनेस को क्लोज डाउन कर दो जो इमिशन करते हैं, ये भी ऐसा जीएस पे। तो हमारा सी ऐसा आंसर आ रहा है। फिर भी हम कर चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ये डायरेक्टली कहीं पर हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप फोकस कीजिए। ये कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो हमें फ्यूचर में फॉजिल फ्यूल से ट्रांजिशन के लिए हेल्प कर सकता है, या उसमें फॉजिल फ्यूल का जो यूजेस है, जो इमिशन है, उसको कम कर रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। बट कह रहे हैं यहाँ पर आप ये देखिए कि एक बहुत टेरिबल सिचुएशन होगा कि अगर हम पूरा टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड रहें टू रिड्यूसिंग द इमिशन। ठीक है, तो यही तो हमारा ये सी वाला जो ऑप्शन है यही तो पूरा यही बता रहा था कि टेक्नोलॉजी पर पूरा डिपेंड करना और कोई स्टेप ना लेना इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। ठीक है, और हम देखते हैं कि क्या कहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी का मेंशन है। आप पूरा पढ़ लेंगे, यहाँ पर दिया गया कि द इमिशन ह्यूमन पुस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट। कह रहे कि जो इमिशन करते हैं उससे क्लाइमेट का ये पर इफेक्ट जाता है। ठीक है, फिर कह रहे कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो हमें फ्यूचर में फॉजिल फ्यूल से दूर जाने में या फॉजिल फ्यूल का कम यूज करने में हेल्प कर सकता है अगर वो चीप होगा तो, और माइट नॉट, और ये ऐसा भी हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी हेल्प भी ना करे। सी पर ही पूरा आपका आंसर जा रहा है। फिर कह रहे कि बट लिविंग द वर्ल्ड किस पे, इस पे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा तो ट्रांजिशन हो जाएगा फॉजिल फ्यूल से। इस सॉल्यूशन पे पूरे वर्ल्ड को, पूरे क्लाइमेट चेंज को छोड़ देना टेरिबल है, पूरा टेरिबल है। ठीक है, नाउ देर इज अ चॉइस बिटवीन द शार्पली रिड्यूसिंग, की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाएगा तब शार्पली इमिशन रिड्यूस कर देंगे, और कि ये ह्यूज कॉस्ट हो जाएगा अगर हम ऐसा नहीं कर पाते अभी, तो इसका हमारे जो ऊपर कॉस्ट पड़ेगा इमिशन का, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का जो हमारे ऊपर कॉस्ट होगा, उसके बीच में हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बिजनेस दैट डू नॉट हैज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल। देखिए ये यहाँ पर केवल यहाँ पर ये किस लिए दिया गया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया, लिखा नहीं गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि
ये एग्जांपल कैसा है कि बिजनेस जो अनसर्टेनिटी से कोई ऐसा सॉल्यूशन उसके लिए नहीं बना के रखते पहले से, वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेस ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब क्या है, कैसा रेकलेस, कि हाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और चेंज होगा तब हम क्लाइमेट के लिए कोई स्टेप लेंगे, ऐसा रेकलेस वर्ल्ड नहीं अडॉप्ट कर सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता। तो यहाँ पर ऐसा कहीं बिजनेस का ऐसी बात नहीं, 1 मिनट, यहाँ पर पूरे पैसेज में कहीं भी बिजनेस की बात नहीं की गई कि उन्हें बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना पोल्यूशन मतलब उनको पे करने की बात हुई है, ठीक है, ना पूरे पैसेज में ऐसी बात हुई कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होगा वो ओनली सॉल्यूशन है। वहाँ पर तो ये भी कहा गया कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल ये मे हेल्प दैट, बट उसके लिए रुके रहना ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो यही बात करता है ना। फिर यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी तो पूरे पैसेज में बात ही नहीं करता, तो मैंने बिना पढ़े पहले आपको सॉल्व करा दिया और फिर पढ़ के ये भी साबित कर दिया कि कैसे सी सही है, ठीक है। तो जीएस का नॉलेज कहाँ हमें अप्लाई करना वो बता दिया, वही आप फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, पहले हम ऑप्शन देखेंगे। हमारा जो हमेशा का रूल होता है कि पहले हम ऑप्शन पे फोकस करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही बताएगा कि आंसर क्या होने वाला है। तो 12 नंबर कह रहा है मोस्ट रेशनल अजम्पशन पूछा गया है, ठीक है। अजम्पशन यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो अब हमें बहुत अपसर्ड स्टेटमेंट होगा तभी हम उसको गलत करेंगे, नहीं तो गलत नहीं करेंगे पूरा पढ़े बिना पैसेज, ठीक है। तो देखते हैं, डी कह रहा है कि लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज 1 मिनट, ये ऑलवेज पता नहीं कैसे हो जाता है। कह रहा है कि लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू द अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग। ये पूरा डेरोगेटरी वर्ड है, कह रहा है कि वेस्टर्न वैल्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं और वो मतलब बिल्कुल निगेटिव शो कर रहा है। और ऐसा यूपीएससी कभी ऑप्शन नहीं देगा जो डेरोगेटरी हो। जब यूपीएससी कहीं दो चीज़ों का कंपेरिजन करके किसी एक को डेरोगेटरी बोले तो वो ऐसे स्टेटमेंट ऑलवेज जो सीसेट में होंगे वो रॉन्ग होंगे, ठीक है। ये आप सेकंड रूल याद रखेंगे। तो ये रॉन्ग ही है, अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा कैसे। फिर कह रहे कि हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम गो ऑन अनअटेंडेड। अब यहाँ पर देखिए हम कितनी बार पढ़ते हैं कि विदाउट इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगी तो हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये भी इनकरेक्ट। और यूपीएससी ऐसा ऑप्शन देगा कि हाँ इन्वायरमेंट छोड़ दो, हेल्थ पर इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, ये भी डेरोगेटरी में ही आ जाता है। फिर कह रहे कि इट इज़ नॉट अ जॉब, नहीं कह रहे कि इट इज़ द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व द अवर इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। मैंने बताया था कि जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए कि ये गवर्नमेंट की जॉब है, ये पब्लिक की जॉब है, ये किसी इंस्टीट्यूशन की जॉब है, तो वो इनकरेक्ट होगा। जैसे मैं अभी और बताऊँ, इसी में ये रूल मैं अप्लाई किया था आपको, कल वाली जाकर वीडियो देखना। ये यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तुरंत गलत हो गया था। तो भाई ये जो बिग जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आप ऐसा इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम होगी, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो गई, पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स हो गई, इसमें हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, इसमें आप एक सेक्टर को पूरा नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम पूरा देख लेते हैं, पैसेज देख लेते हैं कि कैसे ये इनकरेक्ट था। तो यहाँ पर अब देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये कौन सा स्टेटमेंट, ये फर्स्ट लाइन से ही हमारा ये स्टेटमेंट जो है कि पूरा गलत हो जाता है। जो ये कह रहा था कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था स्टेटमेंट, यही तो कह रहा था कि हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम गो ऑन अनअटेंडेड। और वो फर्स्ट हमारी लाइन क्या कह रही थी कि हेल्थ और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है वो लिंक्ड है, तो ये इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। मैं भी यही शो कर रहा हूँ कि कैसे वो सारे इनकरेक्ट होंगे। बाकी आप जब यूपीएससी देंगे तो सारा पैसेज एक बार पढ़ेंगे अगर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर टाइम नहीं है तो जैसे मैंने अप्रोच किया है विदाउट रीडिंग पैसेज, अगर वैसे स्टेटमेंट आते हैं तो आप कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो था वो रॉन्ग कर देता है ये, इसीलिए मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ने के लिए बोला कि आपको याद रहे कि कहाँ पे फोकस करना है। फिर कह रहा है कि सब्सटेंशियल चेंज इन लाइफ स्टाइल कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स। लाइफ स्टाइल बिल्कुल सही बात है जैसे, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा स्टेटमेंट हमें वहाँ पर देखने को भी नहीं मिला था। तो फिर कह रहा है कि बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट, ठीक है, कि हाँ हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा आप। फिर कह रहे विथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयरफॉर लीड टू इनर्सिया। यहाँ पर क्या करें कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स जो होगा वो नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पर केवल गवर्नमेंट का इफेक्ट आप बोल रहे थे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि किसी एक इंटिटी और पर्सन का स्टेप लेना इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए उस वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हमें पूरा जो होना चाहिए वो स्टेक होल्डर अप्रोच होना चाहिए, ये पूरा इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पर अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। यही तो कहने का ये मतलब है यहाँ पर। और क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, यही तो कह रहा है। और ये क्या इनकरेक्ट कर देता है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इस बेसिस पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि देयरफॉर, फिर कह रहे हैं कि ये तो पढ़ लिया हमने। फिर कह रहे हैं कि विथ हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। कह रहे हैं कि अगर हम हेल्थ पर फोकस करेंगे, अगर इंडिविजुअली अगर हम हेल्थ पर फोकस करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा,
वो एक बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकता है और आपके जीवन बचा सकता है, यही इसका मतलब है। ठीक है, ये हमारा कहीं से रिलेटेड ही नहीं है। फिर कह रहे कि लिटरली ये तो छोड़िए, फिर कह रहे कि एंड एट बेयरिंग अ फ्यू देयर सीम टू बी द सेम कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स द मेकिंग देयर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हमने ये कभी ये गवर्नमेंट वाला इंकरेक्ट हो गया था, इन्वायरमेंटल और हेल्थ वाला इंकरेक्ट हो गया था। अब हमें डी देखना था, क्या यहाँ पर कहीं ट्रेडिशनल वेस्टर्न वैल्यूज इन सब की बात की है पूरे पूरे पैसेज में? कहीं भी बात नहीं की गई है। तो ये भी इंकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इंकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इंकरेक्ट हो जाएगा। आवाज़ बाहर से आ रही है इसलिए भी थोड़ा कट कर रहा हूँ वीडियो। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा अब बचता है? हमारा ओनली वन बचता है। मैंने वैसे भी बता दिया और पैसेज से भी बता दिया। पैसेज में बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि पैसेज आप घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। अभी मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे सारे सॉल्व कराने चाहिए आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रक्स पूछा गया। अब यहाँ पर आप जीएस का नॉलेज अल्टीमेटली लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर कह रहे हैं कि यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एंड मस्ट, मतलब बिल्कुल कह रहे हैं कि ये जरूरी ही जरूरी है। बिल्कुल ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि न्यूट्रिशनल जो स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव बाय द क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये हम पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि क्या वो क्रक्स है पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड पे ही पूरी बात रामायण लिख दिया है। बट जैसे भी ये स्टेटमेंट, जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो वो कंपेयरिंग हो जाता है कि हाँ जो कन्वेंशनल हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो करें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करें। तो ये जो कंपेयरिंग वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ये रॉन्ग होते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ पॉलिसी डिबेट। जो फूड बेस्ड न्यूट्रिशन है उन पे हमें फोकस करना चाहिए और ये हमारे पॉलिसी का डिबेट होना चाहिए। बस इतना बात कही कि हमें पॉलिसी ऐसी लानी चाहिए जो न्यूट्रिशन जो हो वो फूड बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट अभी हम देख के वहाँ से भी कर लेंगे, यही सही है। यहाँ पर क्या कह रहा है? एक्शन बेस्ड बात कर रहा है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट हो। जब फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट होगा तब सही होगा आपका। फिर कह रहे कि द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, अभी देख लेते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की गई है कि नहीं। फिर कह रहे कि वर्ल्ड वाइड, और ये स्टेटमेंट जैसे वर्ल्ड वाइड आया तैसे ही अगर जीएस में होता तो आप इनकरेक्ट कर देते। ठीक है, बट अब ये इसको हम देख ही लेते हैं कि कैसे। यहाँ पर क्या कहीं यूनिवर्सल बेसिक इनकम पूछा है कि क्या कहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पूछा है? ऐसी बातें की है इसने क्या? फिर कह रहे कि मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विद द फूड दे एंजॉय बट विच इज नॉट टू हेल्दी। मतलब जो हेल्दी नहीं होता, कुछ लोग कुछ ही फूड को खाते हैं जो कि हेल्दी नहीं है। दिस इज लीडिंग टू इंक्रीज इन द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, फिर कह रहे कि दिस इंटर्न लीड्स टू द मेजर बर्डन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम दैट हैव टू बी पोटेंशियल टू डिटेक्ट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस विच इज इसेंशियल फॉर द पुअर इम्प्रूव देयर लाइफ्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? पूरा यहाँ पर रामायण ये बोला कि देखिए हेल्थ की जो प्रॉब्लम होती है और जो हम अच्छा फूड नहीं खाते उससे डिसीजेस हो जाती हैं बहुत सारी, और इससे हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम पर वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और जो पुअर्स लोग हैं उनका जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो रुक जाता है क्योंकि वर्क वगैरह नहीं कर पाएंगे। अभी तक यही इतना रामायण बोला है, यहाँ पर कहीं भी जीएम क्रॉप की बात नहीं की है। तो खुद मत बोल लेना मन में कि हाँ ऐसा बात करते हैं यहाँ पर। फिर कह रहे फॉर अदर्स इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रियस फूड। कह रहे कि कुछ लोग जो हैं वो खाना ही नहीं चाहते, वो अपना फूड जो है वो कुछ तक ही पूरा लिमिट कर दिया। कुछ लोग हैं जिनको मिल ही नहीं रहा है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनका, फिर उनका मोनोटोमस डाइट है, मतलब कुछ ही फूड वो खा रहे हैं। डू नॉट प्रोवाइड द डेली न्यूट्रिएंट फॉर देम, तो इससे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। फिर कह रहे कि पार्ट ऑफ द रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइज दैट आवर फूड सिस्टम आर नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू द न्यूट्रिशनल नीड्स। हम जो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड हमारे न्यूट्रिशनल नीड को नहीं मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं अच्छे से वो कर रहा है, देखभाल कर। फिर कह कि समवेयर अलॉन्ग दैट अ लॉन्ग रोड फ्रॉम फार्म टू फोर्क देयर इज अ सीरियस डिटोरियस टेकिंग प्लेस। ओके, देखिए हमें कहीं भी यहाँ पर इतना हमने पढ़ा, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि फोर्टिफाइड कर दो फूड्स को, कहीं भी हमने ऐसा देखा नहीं देखा। फिर कहीं भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात नहीं की गई। ठीक है, और कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम ले आओ। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जब क्रक्स पूछा गया, क्रक्स मतलब क्या कि पूरा जो थीम है पैसेज का वो क्या है, और थीम क्या है यहाँ पर पैसेज का देखोगे, थीम ये बता रहा है कि कैसे हमारे न्यूट्रिशन में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हम क्यों न्यूट्रिशनल फूड नहीं ले पा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है उसकी और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो पूरा फूड बेस्ड अप्रोच पर चल रहा है और न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहा है। तो यही हो गया पूरा ना, डिबेटिक टॉपिक बता रहा है, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी पहले स्टेटमेंट देखेंगे क्या कह रहा है कि मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इंप्लीकेशन कन्वेड बाय द पैसेज। ठीक है, देखते हैं। कह रहे कि इन द एब्सेंस ऑफ 1 मिनट, यस थोड़ा जूम कर दिया आपके लिए। आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। कह रहे कि इन द एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजन। ठीक है, अभी हम पैसेज पढ़ेंगे उसको नलीफाई करेंगे, बट आप एडमिनिस्ट्रेशन बनने जा रहे हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, तो क्या यूपीएससी ऐसा ऑप्शन देगा? बट फिर भी अभी इसको हम होल्ड रखते हैं और देखेंगे कि पैसेज से
कैसे कहीं भी उसने ऐसा कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा आर्बिट्रेरी डिसीजन बना लेते हैं खुद मन से अपने, देखेंगे। फिर कह रहे हैं कि अ हेवी पेनाल्टी शुड बी इन्फोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट, हेवी पेनाल्टी, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं कि नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच चाहिए। देखिए पहले कैन नॉट तो इन्होंने कहा, वहां पर तो लगा कि हाँ ये बिल्कुल इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बट इन्हें आगे क्या बोला, एविडेंस बेस्ड अप्रोच होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन देखा था, ऐसा ही ऑप्शन देखा था। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं आइडेंटिफाई तो आइडेंटिफाई कर दीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर कह रहा फूड बेस्ड अप्रोच और न्यूट्रिशनल बेस्ड अप्रोच चाहिए। वहाँ पर उसने क्या बोला रेशनलिटी में कि एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, कोई ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए नी जर्क रिएक्शन मतलब क्या होता है कि सडनली कुछ कर देना या बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्ट ऑपरेशन नहीं। एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। और यहाँ पर पूछा भी क्या गया है, लॉजिकल एविडेंस्ड, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है ये। फिर कह रहे हैं कि आर्बिट्रेरी कर्व्स ऑन द व्हीकल टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, डिफिकल्ट इम्पॉसिबल, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हमने देखा था अभी कुछ टाइम पहले कि ये ऐसा मतलब इम्पॉसिबल है। अगर आपने पहले स्टेटमेंट में बार बार नहीं दिखाने जाऊंगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं, हमें क्या क्या देखना है जब हम पढ़ेंगे पैसेज, तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है कि कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है उसने, फिर हमें देखना है कि पेनाल्टी की कहीं बात की है उसने, फिर हमें क्या देखना है कि क्या कहीं उसने व्हीकल के और उसके डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट की बात की है। तो देखते हैं, बड़ा पैसेज है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कह कि टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन सिटीज पॉलिसी मेकर्स थिंक दैट कि ड्रास्टिक एक्शन लाइक टेम्परेरी यूज ऑफ ऑड इवन मतलब या तो प्लस या तो माइनस, बिल्कुल आप कह सकते हैं एक्सट्रीम डिसीजन, ऑड इवन नंबर्स स्कीम फॉर व्हीकल्स, क्लोजिंग स्कूल फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड बैनिंग ऑफ द यूज ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हीकल आर वे फॉरवर्ड। ये कह रहा है कि ऐसा जो पॉलिसी मेकर हैं वो सोच रहे हैं कि पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो ये स्कूल बंद कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, और व्हीकल जो पोल्यूशन कर रहे हैं उनको बंद कर दो। तो ये सब कह रहे हैं कि ये ड्रास्टिक एक्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। फिर कह रहे हैं कि इवन देन द एयर इज नॉट क्लीन, यही तो शो कर रहा है कि ये सब करने के बाद भी जो एयर होगा वो क्लीन नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट जा रहा है गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि आर्बिट्रेरी कर्व ऑन व्हीकल टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, वहां पर इंप्लीमेंट करके उन्होंने देख लिया फिर भी वो पोल्यूशन नहीं गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि इवन देन द एयर इज नॉट क्लियर, फिर कहेंगे व्हीकल मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड कंप्राइज 1% ऑफ द टोटल। और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि व्हीकल बैन करने के बाद भी कम हो, क्योंकि वो जो बैन करे वो केवल 1% ही है ना पूरे। आप जो ये कर रहे हो सब कुछ, जो ये ड्रामा कर रहे हो, ये व्हीकल बंद कर देंगे, ये बैन कर देंगे, ये तो केवल 1% पूरे का है, इस पर क्या ही इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। फिर एंड टेकिंग देम ऑफ द रोड विल नॉट मेक एनी डिफरेंसेस, इनको बंद करना कोई डिफरेंस नहीं बनाएगा। फिर कह रहे हैं बैनिंग सर्टेन फ्यूल्स एंड कार टाइप्स आर्बिट्रेरी इज नॉट अ प्रॉपर, यही तो फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि आर्बिट्रेरी, ठीक है, तो वो इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं कि डीजल इंजन प्रोड्यूस, ये PM 2.5 मतलब कुछ कह रहा है कि जो पोल्यूशन है वो डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है मोर देन द CNG। बट यहाँ पर ही देखिए कह रहा है कि CNG जो इंजन है वो भी प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड देन पेट्रोल्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि CNG की तरफ भी आप जा रहे हो तब भी वो बहुत ज़्यादा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि पोल्यूशन फ्री हो जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं CNG इंजन आर इमिटिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, जो कि पोल्यूशन है। फिर कह रहे हैं कि आर्बिट्री बेन्स ऑन व्हीकल दैट हैव पास मैंडेट फिटनेस टेस्ट एंड पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट आर अनफेयर, ये अनफेयर है, ठीक है। तो यही इनकरेक्ट, बार बार ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो देखेगा आपको, यहाँ पर आपको पूरा आंसर आपका दिखेगा। ये कह रहा है कि व्हाट इज नीडेड इज द साइंटिफिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, यही तो हमने यहाँ देखा था, साइंटिफिक मतलब एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिक मतलब एविडेंस बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, गया पूरा, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन मतलब वही कि पूरा मतलब व्हीकल को बैन कर दो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद कर दो, ठीक है। तो बी यहाँ पर आपका सही हो गया पूरा। अगर और बात करें पेनाल्टी की तो कहीं बात ही नहीं की गई है, और यहाँ पर ड्राइविंग और ड्राइविंग की कहीं नहीं बात की गई। फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन तो वर्ड भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो और कहीं ये भी नहीं कहा गया कि लॉ कोई नहीं है इसको रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ये देखते हैं, पहले हम क्या जाएंगे, लॉजिकल इन्फ्रेंस बताना है। जीएस का नॉलेज आप बिल्कुल फ्रीली इसमें अप्लाई कीजिए, जीएस का नॉलेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा जीएस का नॉलेज जो आपके पास है सब अप्लाई कर दो। फिर यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि गुड गवर्नेंस जो है या गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन,
देखना पड़ेगा, बिल्कुल पॉजिटिव है ये स्टेटमेंट। फिर कहते हैं कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखते हैं कि क्या उसके बारे में पूरा बात कर रहा है। फिर कहते हैं कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स, ये भी बहुत पॉजिटिव है। फिर कहते हैं कि इट इज ए इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। आप देखना पड़ेगा यहाँ पर भाई बेस्ट रिफ्लेक्ट पूछा गया और सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या कहीं फाइनेंसिंग की बात की है, क्या कहीं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की बात की गई है, ये सब हमें देखना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। ये क्या बता रहा है, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा है कि जो जहाँ पर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है जिस कंपनी में, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है, वहाँ पर कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, रेगुलेशन अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाता है, सी की क्रेडिबिलिटी ऑफ द फॉर्म्स इंक्रीज हो जाती है। फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपको और थोड़ा जो अप्रोच है वो मजबूत होगा। फिर क्या फंडामेंटल रीजन व्हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड हैज बीन द रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। कह रहे कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। फिर कह रहे कि इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इनहेंस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि अगर आपके पास गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, और जब क्रेडिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होगी तो आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लाने में बहुत ईजी होगा, लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होगा, तो क्या होगा, आपको पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है, फिर कहे कि लाइव जो इन्वेस्टर्स लुक टू प्लेस देयर फंड्स वेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर। यहाँ पर क्या क्रेडिबिलिटी की बात की, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी कि इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर उनको ये दिखेगा कि जो स्टैंडर्ड्स है कंपनी का वो मेंटेन है, फाइनेंशियल जो है वो एक्यूरेट है, रिपोर्टिंग एक्यूरेट है। ठीक है, और वो जो सभी स्टेक होल्डर को क्या कर रहा है, सभी इन्वेस्टर को इस इक्वली ट्रीट कर रहा है। ये सब किसकी अकाउंटेबिलिटी से ही ये सब पॉसिबल है। और ये सब क्यों ऐसा होगा, जब गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, जब क्रेडिबिलिटी आएगी। ठीक है, अब हम ऑप्शन पर जाते हैं फिर से। ठीक है, सप्लाई चेन की कहीं बात भी नहीं की है सोते जागते। फिर कह रहे हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की बात तो की गई है यहाँ पर, नो डाउट, बट ये बात की गई कि जब गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसके रीजन से जो है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट डेवलप हुआ इतना हाई लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नहीं, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रीजन से इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट पैसेज बोल रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इनकरेक्ट। फिर और ये मतलब इस पे आप पूरा पैसेज को बेस्ड भी नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। कहाँ पर ऐसा दिया गया है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यहाँ पर सारी बातें जो घुमा फिरा कर लाई गई है वो यही पर लाई गई कि जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा उससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है पूरे कंपनी पर और इकॉनमी पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा आपका, बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, फिर से ऑप्शन पर जाएंगे, अजम्पशन पूछ लिया है इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्रक्स ऑफ द पैसेज पूछा है उसी क्वेश्चन में, यहाँ पर क्रक्स ऑफ द पैसेज। जब क्रक्स पूछता है तो आपको बहुत ईजी होता है आइडेंटिफाई करना। फिर देखते हैं यहाँ पर कह रहा है, डी कह रहा है कि द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू, नॉट एडिक्वेट, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट है वो एडिक्वेट ही नहीं है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। भाई ऐसा कैसा, इतने सारे बायोडिग्रेडेबल तो हैं, क्या ये जीएस में स्टेटमेंट होता तो आप सही मानते, बिल्कुल नहीं मानते। फिर कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन द इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। कहते हैं कि सेग्रीगेशन अगर करोगे तो ये फर्स्ट स्टेप होता है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की ओर जाने का। ठीक है, देखते हैं ये तो इम्पैक्ट हो गया था, ये भी देखते हैं। फिर कह रहे हैं कि बायोमिथेनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, ये भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। फिर कह रहे हैं जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव, मतलब कह रहे हैं उसमें पैसा ही नहीं लग रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट। तो हमें दो पर फोकस करना है, बट हम पढ़ेंगे तो सब पे फोकस कर लेंगे क्योंकि हमें ये अप्रोच थी और अब हमें लॉजिक के बेसिस पे जाना है कि हाँ कैसे, अगर हमारे सारे स्टेटमेंट हार्ड होते तो हमें पैसेज पढ़ के कैसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम दोनों देख रहे हैं, एक बेस पे नहीं चल रहे। ठीक है, तो और अजम्पशन है ये वाला क्वेश्चन, तो इसका पढ़ने का ज़्यादा रीजन है क्योंकि अजम्पशन जो बनाना है वो आप पूरा जब सेंट्रल थीम समझ लेंगे, जब क्रक्स समझ लेंगे तभी अजम्पशन बन पाएगा। तो अब हम समझने का ट्राई करते हैं क्रक्स। ठीक है, बाकी आप ये जब पेपर डाउनलोड करके खुद भी सॉल्व करना और ये लॉजिक लगाना और देखना कि कितने आप सॉल्व कर पाते हो। फिर कह रहे हैं कि इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट, सेग्रीगेशन की बात की गई सबसे पहले ही, मतलब यहाँ पर जो मेन क्रक्स जो जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, आपको कहाँ पर दिख रहा है, सेग्रीगेशन पर जाएगा। ठीक है, फिर भी अभी देखते हैं, इट इज़ अर्ली टू डिसाइड। फिर कह बट मैं ये क्यों बता रहा हूँ बार बार, मैं इसलिए आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपके पास यूपीएससी प्रीलिम्स में टाइम नहीं बचता, आप एग्जाम में बैठे हो, तो आप पूरा पैसेज ना पढ़ के भी थोड़ा ट्राई करो कि हाँ कितना भी समझ में आए, उससे आप मार्क कर दो अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर, बहुत कम है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि रिसाइकलिंग
इज द मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर्स। जो रिसाइकलिंग है वो गवर्नमेंट के नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर के पास है। फिर मोर देन द 3/4 ऑफ द म्यूनसिपल बजट गोज टू इनटू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर ये जो कह रहा था आपका, मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप भूल जाएंगे, मैं नहीं भूला। ये क्या कह रहा था कि जनरेशन जो है वो इनएक्सपेंसिव है, बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो कलेक्शन और रिसाइकलिंग में ही जो है उसी में सबसे ज़्यादा बजट हमारा चला जा रहा है। तो जनरेशन तो बहुत दूर की बात है। बजट का जो ज़्यादा पैसा है, 3/4 जो मनी है, वो पूरा केवल कलेक्ट करने में और ट्रांसपोर्ट करने में चला जाता है। जनरेशन तो उसके बाद आएगा ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, याद रखना पूरा, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ कि आपको साथ साथ में बताता भी चलूँ, ठीक है। फिर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि क्या 3/4 ऑफ द पूरा बजट किस में चला जाता है आपका, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में, विच लीव्स वेरी लिटिल फॉर रिकवरी एंड डिस्पोजल, ठीक है। तो फिर कहाँ से एनर्जी, बेस्ट टू एनर्जी होगा, ये पूरा इनकरेक्ट यहाँ पर चला गया, ठीक है। फिर और भी हम देखते हैं यहाँ पर क्या, फिर कह रहा है कि आइडियली इट फिट्स इन द चैन आफ्टर द सेग्रीगेशन। क्या जो ये आपका बेस्ट टू एनर्जी वाला प्लान है ना, ये कब होगा, पहले आप सेग्रीगेशन करोगे तब होगा। तो यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले सेग्रीगेट तो कर लो। आप म्यूनसिपल वेस्ट को पहले सेग्रीगेट तो करो। किस चीज़ में सेग्रीगेट करना, कि कौन बायोडिग्रेडेबल है और कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। फिर तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, कि क्या शो कर रहा है कि आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन। क्या आफ्टर सेग्रीगेशन, जो कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन है, जो बेस्ट टू एनर्जी है, ये सब बाद में होगा, पहले सेग्रीगेट करना है। और यहाँ पर भी यही बात की गई है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि कलेक्शन रिसाइकलिंग, तो कह रहे कि आइडियली इट फिट्स टू द आफ्टर द सेग्रीगेशन, कौन कौन सा जो कलेक्शन है, रिसाइकलिंग है, बिफोर गेटिंग टू द लैंड फिल्स, ओके। फिर कह रहे हैं कि व्हिच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कन्वर्टिंग द बेस्ट टू एनर्जी डिपेंड्स ऑन द, कि बेस्ट कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपको अब देखने को मिलेगा कि द बायोडिग्रेडेबल जो कंपोनेंट है ऑफ इंडिया का, जो म्यूनसिपल वेस्ट है, वो लिटिल ओवर 50%, मतलब 50% से ज़्यादा तो बायोडिग्रेडेबल है। तो ये कैसे कलर, ये सही हो सकता है, कह रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट जो है म्यूनसिपल वेस्ट का, वो एडिक्वेट ही नहीं है, हमारे पास ज़्यादा है ही नहीं भाई, 50% से ज़्यादा तो है, जाकर करो ना एनर्जी जनरेशन। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पहले से इनकरेक्ट हो गया। बजट का हमने देखो बहुत आराम से डिस्कस कर रहे हैं, केवल आपका नेचर ऑफ फोकस चाहिए। ये 2023 का पेपर है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 2016 और 15 का पेपर है तो ईजी होगा, तो ठीक है। तो ये इनकरेक्ट मैं पहले वहीं पे बता दिया था, ये करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि अगर बहुत हार्ड करता है यूपीएससी तो आपको कैसे डील करना है, ठीक है। आप अपने फंडामेंटल पर बिल्कुल स्टिक रहना है। फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए फिर है बायोमिथनेशन। बायो जो मिथनेशन है ऑफर्स अ मेजर सॉल्यूशन फॉर द प्रोसेसिंग दिस। देखिए मेजर सॉल्यूशन है, ओके। तो ये यहाँ पर क्या कहा गया कि बायोमिथनेशन जो है वो एक मेजर सॉल्यूशन हो सकता है, बट मोस्ट आइडियल है, ऐसी बात नहीं की गई। तो ये भी इनकरेक्ट, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं एक और अप्रोच आपको यहीं पे बता देता हूँ, बाद में बताना था मुझे। देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है क्रक्स, कह रहा है क्रक्स बता दो हमें। क्रक्स मतलब जानते हो क्या होता है, सेंट्रल थीम। तुम इधर उधर की जो इसमें पैसेज में बात की गई उसे छोड़ो, उससे मुझे नहीं मतलब है, इसका जो क्रक्स क्या है वो बता दो। देखिए क्रक्स की बात की गई है इसमें, तो क्या क्रक्स ये पूरा जो पैसेज है, ये कहीं पर पूरे पैसेज में यही बात कर रहा है कि बायोडिग्रेडेबल हमारे पास ज़्यादा है ही नहीं एनर्जी के लिए। पूरे पैसेज में कहाँ बात की, एक बार यहाँ पर ही जो बात की गई है, और वो भी कहा गया कि ऐसा नहीं 50% से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। फिर क्रक्स की अगर हम बात करें, बायोमिथनेशन की यहाँ पर बात करें, लास्ट में एक लाइन दे दी गई है बायोमिथनेशन के बारे में। वो सेंट्रल थीम कैसे हो सकता है, सेंट्रल थीम क्या होगा कि जहाँ से स्टार्ट हो और जिस पे ही सारी बात हो रही हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंट्रल थीम ही सेग्रीगेशन से स्टार्ट होता है, फिर इधर उधर की बात करते जरूर हैं, बट यहाँ पर आकर के क्या बोल देते हैं, देखिए यहाँ पर आकर बोल देते हैं कि जो आइडियली जो है, जो ये सेग्रीगेशन है, ये सबसे पहले होना चाहिए भाई। फिर ये सेग्रीगेशन पे ही बार बार फोकस कर रहा है, पैसे सेग्रीगेशन पे फोकस कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल थीम है आपका, ठीक है। फिर ये जनरेशन अब इनएक्सपेंसिव, ये तो भाई कि पूरा यहाँ फाइनेंस की बात की होती, पूरा फंडिंग की बात की होती तो बोलते सेंट्रल थीम, ठीक है। अब आपको सेंट्रल थीम समझ में आ गया कि हाँ जनरेशन से रिलेटेड है और सेग्रीगेशन से रिलेटेड है और थोड़ा एनर्जी वगैरह की बात की गई है, ये हमारा पैसेज है। अब अजम्पशन उस पर बनाना है, देखते हैं क्या क्या अजम्पशन है यूपीएससी का। अजम्पशन कह रहा है कि कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ द म्यूनसिपल जो वेस्ट है शुड बी विथ अ गवर्नमेंट एजेंसी। कहीं भी आप ये बताइए, ये एजम्पशन आप लगा सकते हो, बल्कि यहाँ पर क्या कहा है इसने कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वही ज़्यादा रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एजेंसी का तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई शेयर ही नहीं है।
तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट एजेंसी है, और ऐसा कहीं भी गवर्नमेंट एजेंसी का पूरे पैसेज ने मेंशन नहीं किया है कि हाँ उसके पास ये चली जानी चाहिए पावर, तो आप ये एज्यूम भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने एजम्पशन में कहा था कि आप जीएस का नॉलेज नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये ऑप्शन क्या आपको बहुत बढ़िया, मुझे अभी भी दिमाग में आया, तुरंत आया दिमाग में, कह रहा गवर्नमेंट एजेंसी, क्या ये आप ऑप्शन आपको पहले वाले ऑप्शन के जैसे नहीं लग रहा है जिसमें कह रहा था गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? वैसा ही ऑप्शन है कहीं ना कहीं, इनकरेक्ट हो गया। देखिए यही होता है, ठीक है, यही होता है अप्रोच। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है सेकंड में कह रहा है कि रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजी इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। कहाँ ऐसा बताया गया है, क्या मतलब ऐसा कहाँ पर बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर की बात की गई हो, या फिर ऐसा कहा गया हो कि जो टेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ट प्राइवेट सेक्टर ही हैंडल कर सकते हैं? कहीं पर भी बात नहीं की गई, तो आप एज्यूम भी ऐसा नहीं कर सकते ना। यहाँ पर मोस्टली सेग्रीगेशन और उससे एनर्जी की डेवलपमेंट की बात की गई, तो आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजी इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय द प्राइवेट सेक्टर। ऐसा कहीं भी बात नहीं की गई है, ना आप एज्यूम करेंगे उसको। अगर कहीं पर ये बात की गई होती कि हाँ प्राइवेट सेक्टर हैव मोर इफिशियंसी एंड दिस दैट दैट, तो आप ऐसा कह सकते थे। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? डी। दोनों यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। ऑफकोर्स अजम्पशन वाले थोड़े हार्ड होते हैं, बट अच्छे से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपको फिर नहीं लग रहा है, एक मिनट, यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसी की बात की, मैंने कहा था कि जब कोई पार्टिकुलर गवर्नमेंट की बात करे, इंस्टीट्यूशन की बात करे, तो ये गलत हुआ। यहाँ पर क्या बोला है? प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर भी एक पूरा का पूरा बता दिया कि प्राइवेट सेक्टर जो है बेस्ट है, मतलब गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत ही ना है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, डी। ठीक है, ये लॉजिक है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब दोनों यहाँ पर क्वेश्चन देख चुके हैं हम। ठीक है, अब ये पैसेज पढ़ना, लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन ऑप्शन देख लेंगे, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो कि कहाँ पर फोकस करना है। ओके, अजम्पशन पूछ लिया गया है और मोस्ट रेशनल प्रैक्टिस। तो अजम्पशन नहीं देखेंगे, अजम्पशन पढ़ने के बाद देखेंगे। बट जो ये पूछा गया है कि मोस्ट लॉजिकल और रेशनल और प्रैक्टिकल मैसेज क्या है पैसेज में, ये इसका मतलब क्या है? ये भी एक क्रक्स की तरह ही पूछ रहा है। बस ये कह रहा है कि क्रक्स तो बताओ, लेकिन जो मोस्ट लॉजिकल आपको लगे वो बताओ, जो पैसेज में मोस्ट लॉजिकल क्रक्स दिया गया हो, जो सेंट्रल थीम पर हो, वो बताना है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर डी से शुरू करेंगे। ठीक है, डी क्या कह रहा है कि द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट। कोई ग्लोबल मार्केट ही नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ये मतलब ऐसा यूज नहीं करना चाहिए कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा होगी इसमें। अरे यार इनकरेक्ट, बिल्कुल इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एक सेक्टर के बायस्ड अप्रोच दे रहा है। ठीक है, फिर करें कि इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। भाई थोड़ा तो मतलब यहाँ पर इसको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर करें कि देयर इज नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव। अच्छा, ये ऑप्शन आपको वैसा ही नहीं बोल रहा है जो जहाँ पर आपको व्हीकल की बात की गई थी। ठीक है, इनकरेक्ट, बिल्कुल इनकरेक्ट। ठीक है, फिर कह रहा है कि कह रहा है कि कोई सेफ अल्टरनेटिव है ही नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग का। क्या ऐसे इम्पॉसिबल वाले वर्ड जो होते हैं गलत ही होते हैं। फिर कह रहा है कि इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड। कह रहे प्रमोट ही मत करो एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग। ये भी इनकरेक्ट। आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बट हमारा क्या है, हम भाई अप्रोच तो देख चुके हैं, अब हमें देखना क्या है, पैसेज पढ़ना है और इन सबको लॉजिकली वन बाई वन इंटरेक्ट करना है। तो हमें अब फोकस किस पे करना है पैसेज पढ़ने के टाइम पे? हमें फोकस करना है कि फार्मर को ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो करनी नहीं चाहिए, कम करनी चाहिए। अल्टरनेटिव वर्ल्ड पे फोकस करना है पूरे पैसेज में, और ग्लोबल मार्केट पे फोकस करना है, और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है। ठीक है, ऐसे वर्ड दिखेंगे तो हमें पूरा मतलब ध्यान मगन होकर देखना है। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये हमारा पैसेज है और इसको पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर। कह रहा है कि ये क्लेम करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है इनहेरेंटली सेफर है। ये देखिए ऑप्शन, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ, और फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इनहेरेंटली सेफर। तो ये इनकरेक्ट हो गया भाई। अजम्पशन वाला मैंने नहीं पढ़ा था, बट मैंने पहले देखा हुआ था ना ये, जब मैं देखने जा रहा था पैसेज। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। मैं इसीलिए कीवर्ड आपसे बोल रहा हूँ, वो याद रखना, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा कीवर्ड मार्किंग। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। तो फर्स्ट वो अजम्पशन वाला सॉल्व कर लिया एक स्टेटमेंट, मतलब मान लो बहुत बड़ी बात हो गई, तो यहाँ से एक हमारा ऑप्शन निकल है। फिर कहिए द रियलिटी इज दैट बिकॉज द ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री इज स्टिल यंग एंड नॉट वेल रेगुलेटेड इन इंडिया। कह रहे कि जो रियलिटी क्या है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, और उनको बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड भी नहीं है, बहुत ही वो अभी यंग स्टेज पर हैं। फिर फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, देखिए अजम्पशन का ये दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स अलाइक आर नॉट ओनली कन्फ्यूज्ड। भाई फिर से मैं ऑप्शन पर चलता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि मुझे समझ में ही नहीं आया। या क्या कह रहा है वहाँ? कह रहा है कि फार्मर्स एंड, क्योंकि यहाँ पर अच्छा रेगुलेशन नहीं है, अच्छा कोई डेवलपमेंट नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो फार्मर्स एंड कंज्यूमर कन्फ्यूज हैं।
तो फार्मर्स एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड। कंफ्यूज का सोल्यूशन क्या होगा, आप अजम्पशन क्या निकालोगे? अगर कोई कहे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन ही अजम्पशन होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट, डी यहाँ पर, सॉरी बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और देखते हैं कि क्या हमने कहीं अभी, ये देखिए, और यहाँ पर अगर हम देखें कि कोई यहाँ पर, ये देखिए, इन इंडिया फार्मर नीड टू बी गाइडेड, यही तो बता रहा है कि फार्मर्स को गाइड करना चाहिए, वो कंफ्यूज हैं। सी यहाँ पर सही हो गया आपका। बट चलिए पढ़ लेते हैं आपकी खुशी के लिए, अगर आप नहीं मान रहे हो तो। वैसे मेरा आंसर तो निकल आया, आप अपना आंसर देखिए। अब आप अपना आंसर देखना इसमें कि आपको कैसे निकालना है। ठीक है, मेरा आंसर निकल गया। फिर क्या है कि इनहेरेंटली ये तो हो गया था, फिर रियलिटी हो गया, वेल रेगुलेटेड नहीं। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स अलाइक आर नॉट ओनली कंफ्यूज, करें केवल कंफ्यूज ही नहीं है वो, अबाउट व्हाट प्रोडक्ट्स आर बेस्ट फॉर देम, करें कि फार्मर्स भी कंफ्यूज हैं और कंज्यूमर भी कंफ्यूज है कि उनके लिए कौन सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या फिर कैसा प्रोडक्ट बेस्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट हेल्दी होगा। क्योंकि क्यों है कंफ्यूज, क्यों है कंफ्यूज, क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है उसमें बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब देखिए, कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज मतलब क्या है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो वो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है, और वही सी में भी दिया गया है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं इंग्लिश बढ़िया करने के लिए। फिर कह रहे हैं कि बट सम टाइम यूज प्रोडक्ट इन वेज दैट, बट सम टाइम्स यूज प्रोडक्ट इन वेज दैट कुड हार्म देम। वही कह रहा है कि जो फार्मर्स हैं और कंज्यूमर हैं उन दोनों को हार्म कर सकता है। वही इको फ्रेंडली वाली बात आ गई यहाँ पर। आपको स्टेटमेंट याद होने चाहिए जो वहाँ पर दिखाए गए थे, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर कह फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स जो है डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इन लार्ज, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको एक लार्ज स्केल पर मतलब प्रोडक्शन करना वगैरह बहुत डिफिकल्ट है इन इंडिया। फार्मर्स आर ऑफन यूज फार्म यार्ड मैन्योर विच मे कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स। वही यहाँ पर सब एजुकेशन का ही तो जा रहा है जमसन। टॉक्सिक केमिकल्स है, फिर उनको एजुकेशन नहीं है, अवेयर नहीं है फार्मर्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं, ये सब क्या जमसन आपका क्या बना सकते हो यहाँ पर कि हाँ उनको एजुकेट करो भाई, जब ऐसी प्रॉब्लम है तो। फिर क्योंकि सर्टेन प्लांट स्प्रे जैसे ये सब करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि, एक मिनट, कह रहे कि इफ़ इट इज़ नॉट अप्लाइड इन द राइट डोजेस, कौन कौन से, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, कुछ स्प्रेज हो गए। ठीक है, तो अगर ये अच्छे जो पेस्टिसाइड की बात कर रहा है स्पेशली यहाँ पर टॉक्सिक केमिकल्स की, तो कह रहे कि राइट डोज में नहीं अप्लाई करेंगे तो नर्वस सिस्टम कंज्यूमर को, भाई कंज्यूमर फिर आ गया इको फ्रेंडली बात। ठीक है, फिर अनफॉर्चुनेटली कह रहा है कि हाउ मच एंड व्हेन टू यूज इट आर नॉट वेल रिसर्च। वही पूरा भाई इतना गजब, मतलब आप इसमें कंफ्यूजन, मतलब ये आपके 4 मार्क तो फ्री थे। तो वो ये कह रहा है कि इनहेरेंटली अनसेफ, लेकिन हमारा पैसेज कह रहा है कि इनहेरेंटली ही सेफ है, वो बिल्कुल सेफ है। तो इनकरेक्ट, ये करेक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पर पूरे पैसेज में बता रहा था कि क्या केमिकल यूज करना है, कौन से कंज्यूमर को मतलब क्या प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सब हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी सही हो जाएगा हमारा। फिर 34 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द, ये देखिए, फिर इसमें हमने देखिए हमने कहीं भी ये नहीं देखा कि कन्वेंशनल फार्मिंग मेंशन हो। इनकरेक्ट, जब मैं अभी ये क्यों कर रहा हूँ मेहनत कि आपको थोड़ा जो कहते हैं रिगरस प्रैक्टिस हो जाए। फिर कह रहे देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स। इनकरेक्ट, केमिकल फर्टिलाइजर तो बोल रहे हैं ना कि कम करो, उसमें एजुकेट करो। फिर इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड, गाइडेड फॉर व्हाट, टू यूज द फर्टिलाइजर, टू यूज द हाउ टू गो फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब क्या, पेस्टिसाइड जो है केमिकल वाले वो यूज मत करो, यही तो है। फिर कह रहे कि द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट, ये कहीं भी मार्केट वगैरह का यूज नहीं किया यार। ठीक है, कितना मतलब भाई गजब क्वेश्चन था ना। ठीक है, इसमें तो एक ही क्वेश्चन हमको मिलेगा जो आप सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो मिलेगा वो सॉल्व करने में ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। कह रहा है कि फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर, जो मोनोकल्चर मतलब एक ही एग्रीकल्चर, एक ही क्रॉप ऑफ बार बार उगा रहे हो, प्रैक्टिसेस फार्मर रिसीव सब्सिडीज इन वेजेस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर्स रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द ग्रेन्स एंड देयरफॉर दे डू नॉट टेंड टू कंसीडर क्रॉप डाइवर्सिटी। बिल्कुल ये मतलब ऐसा स्टेटमेंट है जो पैसेज में आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, बट फिर भी अभी हम देख लेंगे पैसेज, नो डाउट। और हम देखते हैं, कह रहे गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू बी इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, होल्ड करते हैं। देखिए यहाँ पर अजम्पशन पूछा गया, तो हम जीएस यहाँ पर डायरेक्टली, अगर जब तक हमें बिल्कुल इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन नहीं आ जाती, जब तक हमें बिल्कुल ऑड एंड इवन वाली सिचुएशन नहीं आ जाती, तब तक हम कोई ऑप्शन नहीं रिस्क लेंगे। ठीक, फिर कहेंगे डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैज़ निगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। ठीक है, देखते हैं भाई। ठीक है, फिर कहेंगे टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टू अचीव द जीरो हंगर गोल, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर इनएविटेबल। ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मोनोकल्चर जो प्रैक्टिस है उनको बंद ही नहीं किया जा सकता। भाई ऐसा यूपीएससी क्यों, मतलब ये जो इम्पॉसिबल वाले स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ये भी इनकरेक्ट, जो डी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी भाई पैसेज पढ़ते हैं, अजम्पशन की बात है तो थोड़ा तो रिस्क ही है ही, तो लेते हैं रिस्क।
देखिए पैसेज पर ध्यान देना और जो वर्ड है वहाँ पर मैंने भी आपके साथ अभी पढ़ा है और जो वर्ड है याद रखना है हमें, ठीक है। कौन कौन से वर्ड हमें याद रखना है? हमें याद रखना है कि मोनोकल्चर इनएविटेबल की बात की गई है क्या, हमें याद रखना है कि कुछ क्रॉप्स पर डिपेंडेंसी की बात की गई है क्या, फिर हमें मोनोकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना है और मोनोकल्चर से ज़्यादा इस में जो आपको है वो फोकस करना है कि सब्सिडी पे, मैंने हाईलाइट नहीं किया बट आप इस पे करना, सब्सिडी पे फोकस ज़्यादा करना, ठीक है, कि क्या सब्सिडी की बात की गई है पूरे पैसेज में, ठीक है। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की पर भी देखेंगे हम, ठीक है, बहुत छोटा सा है। देखिए कह रहे कि फूड कंजम्पशन जो पैटर्न्स है हैव चेंज सब्सटेंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, ओके, दिस हैज रिजल्टेड इन द डिसअपियरेंस ऑफ मैनी न्यूट्रिशन फूड्स। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की ही बात की गई थी और यहाँ पर वही प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है। फिर भी चलो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाओ भाई, लेकिन फिर भी आंसर आ गया हमारा। लेकिन देखते हैं डिसअपियरेंस ऑफ मैनी न्यूट्रिशियस फूड सच एज मिलेट्स, वाइल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है ओवर द 5 years और उसमें हमें इंडिपेंडेंस है, इट हैज़ नॉट सफिशिएंटली एड्रेस द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन। अभी तक हमने कहीं पर ये सब्सिडी वगैरह देखा नहीं, देखा है ना, तो उस पर अभी ये आप सोच सकते हैं कि अभी वो हमारे लिए इनकरेक्ट है। अभी हमारे लिए क्या करेक्ट है कि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इंडिया में और उसको सोल्यूशन अजम्पशन हम उसमें क्या अजम्पशन करेंगे कि उसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। फॉर लॉन्ग द एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन पर, जैसे ये सब, फिर लोअर प्रोडक्शन कंजम्पशन, ये सब आप देख लें, ट्रेडिशनल ग्रेन फूड ग्रेन्स अदर वेजिटेबल्स, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छे नहीं हैं। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छे नहीं है, यही हमारे कहने की बात है। ये तो हमारे पूरा मतलब ये जो पूरी यहाँ पर रामायण इन्होंने लिखी है, ये यहाँ पर पहले लाइन में ही मुझे पता चल गया था कि यही लिखने वाले हैं ये, ठीक है। फिर कह रहे कि आप देखिए मोनोकल्चर मैंने कहा था फोकस करना है, कह रहे कि फर्दर इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन परपिचुएट द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ये मोनोकल्चर प्रैक्टिस जो है ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम परपिचुएट कर सकती हैं और इनका क्या निगेटिव इफेक्ट हो सकता है लैंड वाटर एंड फूड सिस्टम पर। चलो आप देखते हैं ऑप्शन, क्या कहीं गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह की बात की गई है, कहीं नहीं बात की गई, क्रॉप, ठीक है, तो ये हमारा 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, 4 इनकरेक्ट हो जाएगा, 2 एंड 3 करेक्ट, ओके, ठीक है। तो 2 एंड 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर कहीं ऐसी भी बात नहीं की गई थी कि मोनोकल्चर इनएविटेबल है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ इतना इन्होंने मोनोकल्चर के बारे में बोला कि जो मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे कैसे इकोसिस्टम को और हमारे हेल्थ को कैसे निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, इतना ही बात की गई है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे और पूरा पैसेज आप देखेंगे कि तो न्यूट्रिशन पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पर ये जो डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स है निगेटिव कॉन्सिक्वेंस, ये तो पहले ही बता दिया ना कि कुछ जो फूड क्रॉप्स हैं उस पर ही हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। बाकी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, कहीं जा नहीं रहा हूँ, फिर से इसको सॉल्व करा दूंगा मैं, ठीक है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि उतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए। कितने पेजेस हो गए, 24 ही अभी हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि समझाने में ज़्यादा टाइम जा रहा है। अभी ये 2 करेंगे आज, फिर उसके बाद कल करेंगे, ठीक है। ये 2 अभी कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, अजम्पशन ही पूछा है तो अब पूरा हमें पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ओके। फिर कह रहा है कि अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन, ठीक है। देखते हैं, देखिए इसका आंसर जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उन्होंने गलत दिया था और यूपीएससी ने अपना वर्डिक्ट दिया है वो दूसरा है। तो मैं भाई जो यूपीएससी है उसको बताऊंगा और उसी पे चलेंगे हम थोड़ा और उसी को देखेंगे कि क्या यूपीएससी ने सोचा होगा। वैसे ये क्वेश्चन हार्ड है, नो डाउट दिस इज हार्ड क्वेश्चन। फिर कह रहे कि साइंटिस्ट स्टडी द जो बर्नल विंडो है, ये मुझे नहीं पता क्या देखते हैं। कह रहे हैं कि बर्नल विंडो मतलब होता है ट्रांजिशन पीरियड जो होता है फ्रॉम विंटर टू ग्रोइंग सीजन, ओके। कह रहे हैं कि दे फाउंड दैट द वार्मर विंटर जो होता है, जो विंटर जो वार्म हो जाता है, कह रहे हैं कि वार्मर विंटर विद द लेस स्नो रिजल्टेड इन अ लॉन्गर लेग टाइम बिटवीन द स्प्रिंग इवेंट्स एंड द मोर प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडोज, ठीक है। फिर कहे दिस चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल हैज इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज। तो कह रहे हैं कि जो ये मतलब हमारे विंटर्स और वगैरह में जो विंटर वार्म हो रहा है, मतलब जो क्लाइमेट का थोड़ा जो आप अजम्पशन क्या कर सकते हैं, ये क्लाइमेट चेंज है या जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है किस पे, हमारे चेंजिंग, उससे जो हमारा स्प्रिंग सीजन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और उसका इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी इकोलॉजी पर, सोशल पर, इकोनॉमी पर, एग्रीकल्चर पर, टूरिज्म पर। फिर कह रहे कि एज द आइस मेल्ट अर्लियर, आइस क्यों मेल्ट करेगा, क्योंकि विंटर भी हमारा वार्म हो रहा है और हमारा क्या यहाँ पर हम अजम्पशन कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर एज द आइस मेल्टियर, ये यहाँ पर अजम्पशन यही आपको करना है कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जो कि जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं उन्होंने नहीं कर पाए तो वो डी आंसर दे दिए थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लियरली बता रहा है कि जैसे आइस मेल्ट हो रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट हो जाता है, जो बर्ड होती हैं डोंट रिटर्न, वो बर्ड रिटर्न नहीं करती, कॉजिंग अ डिले और लेंथनिंग इन द स्प्रिंग और इकोलॉजिकल इवेंट्स, ठीक है। तो
यहाँ पर अब ये स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है कि अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पर बर्ड पॉपुलेशन की बात नहीं की है, इन्होंने कहा कि जो बर्ड होंगी वो रिटर्न नहीं होती जल्दी, द बर्ड डोंट रिटर्न। ओके, तो ये है यहाँ पर, तो वो आपका क्या बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। यहाँ पर देखिए लेंथनिंग ऑफ द स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग टाइम क्या हो जाता है, लेंथ हो जाता है जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग या आइस मेल्टिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूपीएससी ने जो आंसर दिया वो 1 दिया है। देखिए 1 तो सही है, लेकिन डी का कहीं कहीं पर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये पता नहीं क्यों सभी ने आंसर डी दिया है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि सी होगा, बट ठीक है 1 तो सही है, इतना तो यूपीएससी ने सही बोला है। ठीक है, वैसे भी यूपीएससी जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा हमको। फिर ये देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल क्रूशियल मैसेज। तो वही बात कर रहा है, क्रक्स ऑफ द मैसेज या क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या है। ठीक है, देखते हैं, कह रहा है कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो है, देखिए फिर वही पॉइंट आ गया जो पहले हमने देखा था, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड रिप्लेस्ड रिप्लेस्ड। वही वहाँ पर क्या कहा गया था कि जो मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको वो इनएविटेबल है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि रिप्लेस कर दो पूरा। भाई ऐसे स्टेटमेंट नहीं करेक्ट होते। ठीक है, फिर क्या है कि अल्टरनेटिव टू क्रॉप दैट रिक्वायर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड। अल्टरनेटिव टू क्रॉप जो कि ज़्यादा नाइट्रोजन यूज करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और कल्टिवेट करना चाहिए। पढ़ते हैं, लेकिन जब भी ऐसी बात करेगा अगर आप जल्दी में यूपीएससी में तो वो गलत मानना है, क्योंकि रिप्लेसिंग हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, किसी एजेंसी पर ज़्यादा फोकस करना हो गया, ऐसे गलत होते हैं। ठीक है, फिर कहें प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन नॉट बी स्टॉप, कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, कौन सा सही हुआ, 1। पढ़ लेते हैं, फिर भी हमारा तो काम ही है पढ़ना, बड़ा है थोड़ा बट फिर भी देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अ ग्लोबल एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, यहाँ पर देखिए क्या है, एन इन्हेंस्ड इफिशियंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इज अ इम्पेरेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, यही तो वहाँ पर बात कर रहा था, यही तो वहाँ पर आपका पूरा का पूरा पैसेज बात कर रहा था ना, तो यही जाएगा आपका। ठीक है, तो बाकी आप ये पढ़ना और आप कमेंट करेंगे कि कौन सा लॉजिक लगाएंगे। पढ़ लोगे कि पढ़ के दिखाओ, पढ़ देता हूँ नहीं तो आप कहोगे कि नहीं पढ़ा। कहे कि अ ग्लोबल एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अ प्लांट टेक्स। ओके, तो नाइट्रोजन इफिशियंसी को यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है कि नाइट्रोजन इफिशियंसी, 1 मिनट यार, हाँ यहाँ पर इन्होंने कहा नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी क्या होती है कि आप मेजर ऑफ द अमाउंट कि कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्लांट लेता है टू ग्रो, मतलब वो अपने आप को ग्रो करने में। ओके, वर्सेस व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ पोल्यूशन। तो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी क्या है, अगर प्रीलिम्स में आए तो क्या है कि कितना नाइट्रोजन प्लांट यूज कर लेता है ग्रो करने में और कितना बच जाता है एज अ पोल्यूशन। ठीक है, सेज दैट यूजिंग टू मच फर्टिलाइजर विल लीड टू इंक्रीज इन द पोल्यूशन बिकॉज pollution of waterways and the air. Currently the global average of the nitrogen use efficiency is approximately 0.4, meaning 40% of the total nitrogen। मतलब 60% क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये इनका इम्पैक्ट क्या होगा, इनका इम्पैक्ट पोल्यूशन पे जाएगा। फिर कहते हैं मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नरिश्ड बाई फूड ग्रोन विद द फर्टिलाइजर कंटेनिंग सिंथेटिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का पर यहाँ पर इम्पैक्ट जो इंपॉर्टेंस है वो बता रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। फिर कहते हैं व्हिच इज नीडेड टू प्रोड्यूस हाई क्रॉप यील्ड, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है हाई क्रॉप यील्डिंग के लिए। फिर कहते हैं प्लांट्स टेक द नाइट्रोजन दे नीड टू ग्रो एंड द एक्सेस नाइट्रोजन इज द लेफ्ट इन द ग्राउंड वाटर एंड एयर। मतलब ये इसमें जो देखिए प्लांट उतना ही नाइट्रोजन लेगा जितना उसको ग्रो की जरूरत है, लेकिन जब एक्सेस नाइट्रोजन और यूरिया का यूज कर देते हैं स्पेशली, तो क्या होता है, वैसे यहाँ पर वर्ड यूरिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस एग्जाम्पल के लिए, मैं नाइट्रोजन ही बोल देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि यूरिया तो है ही नहीं। तो एक्सेस जो नाइट्रोजन होगा वो पोल्यूशन करेगा इन्वायरमेंट में, चाहे वो ग्राउंड का हो, वाटर का हो, एयर हो। कहे दिस रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट इमिशन ऑफ नाइट्रोस ऑक्साइड, अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस एंड ओजोन डिप्लीशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूशन, फिर इंक्लूडिंग द यूट्रोफिकेशन वगैरह वगैरह, कंटामिनेशन ऑफ रिवर्स। तो यहाँ पर अब हम मुझे ये बताइए कि तो लास्ट में कहीं कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की बात की गई है, नहीं की गई। ठीक है ना, कहीं रिप्लेस करने के जो एग्रो फॉरेस्ट्री का तो कहीं मेंशन भी नहीं किया गुस्से के मारा पैसेज ने। फिर क्या ऐसा कहा गया कि जो क्रॉप्स जो है नाइट्रोजन की ज़्यादा एक्सेस करते हैं उनको पूरा अल्टरनेटिव उनका यूज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा गया। वहाँ पर ये प्रॉब्लम बताई जा रही है कि हम ज़्यादा नाइट्रोजन यूज कर ले रहे हैं, उसका केवल 40% क्रॉप को चाहिए, हमें नाइट्रोजन को कम करना चाहिए। कम करने का मतलब क्या हुआ कि हमें नाइट्रोजन की इफिशियंसी को इंक्रीज करना चाहिए थोड़ा यूज करके। फिर कह रहे कि कैन नॉट स्टॉप, भाई स्टॉप कर सकते हो ना, तुम्हें पता है कि 40% क्रॉप को चाहिए, 60% नहीं चाहिए, पैसे डायरेक्टली बोल रहा है। तो ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है,
फिर देखिए कह रहे कि एन इनहेंस्ड इफिशियंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन इज इम्पेरेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन और इन्वायरमेंट। भाई इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो आप क्या कर रहा है, ग्राउंड वाटर, फिर पोल्यूशन की, ग्रीन हाउस की बात कर रहा है, ये सब इन्वायरमेंट की बात कंटामिनेट कर देता है, ये सब क्या इन्वायरमेंट की बात करता है ना। तो वन यहाँ पर आपका ये जो होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। अच्छा एक बात पूछनी थी, वो बता देना आपसे, क्या मतलब थोड़ा ये डिस्कशन फास्ट करें और इतना समझाने का ट्राई ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग कम समझा कर चलते हैं उनके मतलब वीडियो पे ज़्यादा व्यूज आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते और मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ एक एक पॉइंट को समझाने में, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक मतलब मुझे अंदर से नहीं फील होता कि हाँ सामने वाले को समझ में आ गया होगा, तब तक मैं समझाता ही रहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट वेज से। ठीक है, तो बताइएगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन सी सेट तो नहीं बंद होगा, सी सेट कराएंगे ज़रूर। मुझे पता है कि सी सेट की मार बहुत ज़्यादा भाई दुख देती है, तो प्लीज़ कर लेना।